स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर आपका देखिए, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, एक बुक होती थी सिंपल सी आपकी साइंस, ठीक है, एक बुक होती थी साइंस, ठीक है, साइंस पढ़ते थे। अब साइंस जो है वो कई पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, कुछ बायो के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ मैथ लिए होंगे, तो इस तरीके से साइंस कई पार्ट में डिवाइड हो गई। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है, ये मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल है कि व्हाट इज साइंस, क्योंकि हम लोग साइंस को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो कौन बताएगा? इब्राहिम और मोहम्मद सादिक, हाँ बताओ बेटा, व्हाट इज साइंस, कौन बताएगा? तरन्नुम, व्हाट इज साइंस? स्टडी ऑफ बहुत सिंपल सा है, स्टडी ऑफ नेचर, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर को नॉर्मली ऐसे ही नहीं स्टडी करना है, रैंडमली स्टडी नहीं करना है, उसको सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। तो किसी सब्जेक्ट का जब सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइंस, ठीक है। देखो हिंदी का एक वर्ड है शास्त्र, उसका मतलब भी यही होता है कि नॉलेज, जो नॉलेज गेन की है। उर्दू का एक वर्ड है इल्म, इल्म का मतलब भी नॉलेज होता है या नहीं होता है? बोलो बोलो। यस सर, आपने उर्दू पढ़ी है ना 10th में? यस सर, ठीक है। तो इल्म का मतलब भी होता है नॉलेज, तो आपको शिक्षा, इल्म हो गया मतलब आपको नॉलेज हो गई, ठीक है, हाँ शिक्षा, नॉलेज, ठीक है। तो इल्म मतलब नॉलेज, फिर उसके बाद शास्त्र, उसका मतलब भी नॉलेज, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस। तो एक एक टर्म को पहले से मैं 2 दिन ये लेक्चर लूंगा, ठीक है, 2 दिन आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा कि क्या करने वाले हैं और क्या करना है हमें। साइंस, ठीक है। तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर, क्लियर? नेचुरल फिनोमेनास कह सकते हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का जो सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ठीक है। तो व्हाट इज साइंस? इट इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें पहले से हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बस खाली एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो क्या है साइंस? क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ अबाउट नेचुरल फिनोमेना, ये साइंस है। अब बात करते हैं साइंस के टाइप क्या होते हैं। बेसिकली साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट इसलिए करते हैं जिससे हैं तो बहुत सारे पार्ट, बट हम बेसिकली 2 पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर उनके और भी पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हो गए? पहला हो गया बायोलॉजिकल साइंस, फिर दूसरा हो गया फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो देखो ऐसी साइंसेस जिसमें ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, प्लांट्स, जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड होती हैं वो साइंस, उन साइंस को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। जैसे बायोलॉजी आपने पढ़ी है ना, बायोलॉजी जो है वो खुद फर्दर कई सारे पार्ट्स में होती है। अभी आप जब 11th में जब जाओगे, 11th में जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां 2 पार्ट हो जाएंगे, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी में क्या करते हैं? एनिमल्स, चाहे इंसान भी एक एनिमल है, ठीक है, सोशल एनिमल, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और बाकी चीजें जैसे बाकी एनिमल्स हैं उनकी जो स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी में पढ़ते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं हम लोग? प्लांट्स की स्टडी करते हैं,
ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे पेड़ को भी लिविंग थिंग्स मानते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारी चीजें, तो उनसे रिलेटेड चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या इसमें है, इसका पहला एग्जांपल है जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस का नाम सुना है आपने कभी? बोलो, फॉरेंसिक साइंस का नाम Yes. सुना है आपने? कहाँ यूज No. होती है फॉरेंसिक साइंस? सुना है, जिसमें डीएनए टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मान लो कि कहीं पे कोई वारदात हो गई तो उसके बाद उसकी वहां पे रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि क्या है, हेयर से, और दुनिया बहुत सारी चीजें मूवीज में देखा होगा आपने, ठीक है, किसी सीरियल में देखा होगा। तो फॉरेंसिक साइंस जो है उसमें क्या होता है कि ह्यूमन से रिलेटेड ही है, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल से रिलेटेड, इसलिए उसको बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। और भी साइंसेस होते हैं, अभी हम इतने पे ही रुक जाते हैं। फिर फिजिकल साइंसेस पे आते हैं। फिजिकल साइंसेस में जो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड हो ज्यादातर, या लिविंग थिंग हो लेकिन उनके बाकी कैरेक्टर्स जो है उनसे रिलेटेड हो, जैसे फिजिक्स, फिजिकल साइंसेस में आएगा फिजिक्स। फिर और क्या आएगा? जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी क्या होती है, कौन बताएगा? स्टडी ऑफ अर्थ सर शायद। हाँ, स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। ठीक है। जियोग्राफी वो भी एक साइंस ही है, सोशल साइंस कहते हैं ना उसको, तो वो साइंस का ही पार्ट है क्योंकि वो सिस्टमैटिक ही पढ़ते हैं, तो वो भी एक इसका एग्जांपल कह सकते हो आप, जियोग्राफी। ठीक है। और क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल? ठीक है, जियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? सर एस्ट्रोलॉजिकल चीजों एस्ट्रोनॉमी के क्या बारे होती है? में सर। किसके बारे में? स्पेस, हाँ, स्पेस स्टार्स। के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। तो ये जनरल से कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लो फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा कि साइंस क्या है, मतलब फिजिक्स क्या है, क्योंकि अब हम फिजिक्स में हमें फिजिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स ही पढ़ना है, मतलब कि सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। फिजिक्स तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज का ध्यान रखना है, क्लास डेली अटेंड करनी है, क्लास कोई मिस नहीं करनी है, वरना 11th जो है वो इतना आसान नहीं है जितना 10th था। ठीक है, और अब जो सिलेबस है वो जो सिलेबस है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 10th के 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिला के यहाँ 1 चैप्टर बनेगा, और टोटल 14 चैप्टर हैं आपके क्लास 11th में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अब पहले जैसा नहीं रहा है कि आसान है थोड़ा सा। ठीक है, तो आसान है लेकिन जब पढ़ोगे तब आसान होगा, ये नहीं कि नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, और क्लासेस डेली अटेंड करनी है क्योंकि अटेंडेंस भी आपकी मॉनिटर हो रही है, फिर हम लोग इंटरनली कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी चीज कि बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है कि वो क्लासेस अटेंड करें जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो साइंस अपना कंटिन्यू करें क्योंकि फिर बर्डन हो जाएगा, फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया। ठीक है, मैं अब इसको इरेज कर दूं, फिजिक्स पे पहुंचूं? यस सर। कर दें? यस सर। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा मेन अभी जिसके बारे में हमको पढ़ना है, फिजिक्स। तो 2 साल में हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे, और इस क्या क्या होता है फ्यूचर में, क्या क्या मिलेगा वो भी बताएंगे, सब चीजें देखेंगे सिस्टमैटिक वे में। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स कोई बताएगा? शायद मैंने 10th में बताया हो कभी।
बताओगे व्हाट इज फिजिक्स? बोलो, व्हाट इज फिजिक्स? समवन? अच्छा चलो, मैं स्टडी कुछ ऑफ चीजें बोल रहा हूँ। सर। हाँ, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना और उनके मैनिफेस्टेशन को पढ़ते हैं। तो अब फिजिक्स को थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या, वो इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। आपने देखा आपकी कार है, वो मोशन करती है, ठीक है, तो उसका मोशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, उसका इंजन कैसे काम करता है, ये फिजिक्स में सीखते हैं। उसके अंदर जो वायरिंग है वो कैसे काम करती हैं, वो फिजिक्स में सीखते हैं। उसके ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, ये फिजिक्स में सीखते हैं। ठीक है, पंखा फैन आपका कैसे चलता है, ये फिजिक्स में सीखेंगे। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चलती है, इसमें भी फिजिक्स है। आपकी चेयर स्टेबल होती है, कैसे होती है, चार पैर पे कैसे स्टेबल होती है, ये फिजिक्स है। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर जो मटेरियल लगे हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता की होगी, ये इसमें फिजिक्स है। ठीक है, आप गरम चाय पीते हो, गरम खाना खाते हो, गरम खाना ही अच्छा लगता है, गरम चाय ही अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, इसमें फिजिक्स है। क्लियर? तो यस सर। आपका मोबाइल काम कर रहा है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे वर्क करता है, इसमें फिजिक्स है। मैं यहां से बोल रहा हूं, साउंड है, साउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर ईएम वेव में वेव, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है, वो वेव फोन में जा रही है और वो फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके फोन तक आ रही, फिर आपके स्पीकर से फिर वो साउंड बन के वापस आ रही। कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस, इसमें मत इवन मैं मार्कर से इस पे लिख रहा हूं, लिख पा रहा हूं, क्यों लिख पा रहा हूं, इसमें भी फिजिक्स है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इन सब का आंसर हमें ढूंढना है। ठीक है, और इन सब का आंसर ढूंढना ही नहीं है, अपने दिमाग में रखना है, ताकि कल को जब हम कहीं पे जाएं तो हमें पता हो कि हाँ ये इसमें कहां पे फिजिक्स है। अगर आप अपना अप्रोच इस तरीके से रखोगे, इस तरीके से अप्रोच रखोगे सोचने का कि हम इस तरीके से करेंगे, तब आप जाके अच्छे से सब्जेक्ट को समझ सकते हो। मैंने आज आपको इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, अभी और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने तो बस कुछ एग्जांपल्स ही दिए हैं। ठीक है, वो बताते चलेंगे। ठंड में ठंड क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है, ठीक है, ठंड में डार्क कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्मी में व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, इसमें भी फिजिक्स है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखेंगे कि हाँ इसके पीछे फिजिक्स है तो क्यों है, और इनका आंसर हमें पता करना है। ठीक है, तो जिस दिन ये सारी चीजें आपने सोच ली उस दिन आपको फिजिक्स अपने आप आसान लगने लगेगी। तो फिजिक्स है क्या, फिर मैंने बताया कहां कहां फिजिक्स है, तो सारे जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं उनमें फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना, laws related to natural phenomena and their manifestation with nature। ठीक है, तो फिजिक्स की अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, सिंपली आप इतना बोलोगे तब भी बेटर है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू एनर्जी एंड अदर लॉज। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन आप बता सकते हो। अब मैंने आपको बताया कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिजिक्स के पार्ट क्या है जो हमको पढ़ने हैं इन 2 साल के अंदर। ठीक है, इन 2 साल में कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स।
ठीक है, ये पहला पार्ट है। मैकेनिक्स आप पूरे 11th में लगभग पढ़ोगे, ठीक है, मैकेनिक्स आप पूरे 11th में पढ़ोगे। तो मैकेनिक्स बेसिकली इसको सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स कह सकते हो, जिसमें सॉलिड्स के बारे में उनकी मैकेनिक्स क्या है वो पढ़ोगे, बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसके एक और पार्ट है, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। वाटर है या कोई भी लिक्विड है, वो कैसे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में फ्लो करता है, या जो वाटर है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे फ्लो करता है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपके यहाँ कोर्स में भी है, सिलेबस में भी है, ये पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के जो 5-6 चैप्टर होंगे वो सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स ही होंगे, चाहे वो ग्रेविटेशन हो जाए, वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, ग्रेविटेशन भी आपका मैकेनिक्स के पार्ट है, रोटेशनल मोशन भी मैकेनिक्स का पार्ट है, सर्कुलर मोशन भी मैकेनिक्स का पार्ट है। फिर हम बात कर लें जो भी आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ये सब मैकेनिक्स के ही पार्ट हैं। तो आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, आप चाहो तो इसमें देख सकते हो मैकेनिक्स से कौन कौन से पार्ट हैं। मैं एक बार ब्रीफिंग दे देता हूं। फिजिकल वर्ल्ड चल रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका टूल्स हैं, तो उसको हम लोग मैकेनिक्स के पार्ट में नहीं मान रहे, वो टूल्स हैं। टूल्स ऐसे टूल्स हैं, वो जो दूसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो ऐसे टूल्स हैं जो आपके थ्रू आउट 2 इयर्स या आगे इन फ्यूचर जब भी आप साइंस पढ़ो, फिजिक्स पढ़ोगे या कुछ भी करोगे, वहां पे वो काम आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो इसलिए कि हमें करना क्या है ये जानना जरूरी है। फिर सेकंड चैप्टर करेंगे कैसे, उनके लिए कुछ टूल्स चाहिए, ठीक है, वो टूल्स वहां पे मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर हम लोग अपना स्टडी चालू करेंगे। जैसे मकान बनाना है तो उससे पहले सोचना पड़ता है कैसे बनाएंगे, फिर उसके लिए कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, बेसिक मटेरियल्स, वो बेसिक मटेरियल सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे, यहाँ पे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1D, फिर आएगा दूसरा मोशन इन 2D, ठीक है, ये इसको मोशन इन प्लेन भी लिखा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसको मोशन इन प्लेन लिखा हुआ है। प्लेन का मतलब होता है 2D, ठीक है। और फिर थर्ड है रोटेशनल मोशन, नहीं लॉज ऑफ मोशन, फिर है फोर्थ वर्क एनर्जी मान लो, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा है, मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ रखे हैं आपने पहले। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फिर 6 है ग्रेविटेशन, ठीक है, फिर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये कुल मिला के इतने चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये इतने चैप्टर आपके मैकेनिक्स के हो गए, सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कुछ चैप्टर हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सबके पास एनसीईआरटी बुक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये टोटल मैकेनिक्स आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये मैकेनिक्स था। अब आएंगे नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट चीजें आएगी वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। ये है फिजिक्स की ब्रांचेस हैं ये सारी, एक तरीके से जैसे साइंस की ब्रांच फिजिक्स है वैसे ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसमें भी आपके यहाँ 2 चैप्टर हैं, ठीक है, एक चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ठीक है, मैं बताते चल रहा हूं कि कौन सा चैप्टर फिर से आपको मिलेगा। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा आपको,
ठीक है। यहाँ पे और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत भले 2-4 चीजों का फर्क होता है, कुछ वहां एंट्रोपी वगैरह ज्यादा पढ़ा देते हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह, बाकी फिजिक्स में सेम वही थर्मोडायनेमिक्स जो वहां पे है, मतलब एक चैप्टर पढ़ने से दो सब्जेक्ट का काम हो जा रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ पे लिख लेना थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आता है, जब हम लोग हायर स्टडीज करेंगे, जब आप कभी ग्रेजुएशन करोगे फिजिक्स में जाके या फिर कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इसमें जाओगे तो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे पार्ट आते हैं। तो ये 2 ब्रांचेस हो गई। फिर थर्ड ब्रांच पे आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे वेव्स रह गया, वेव्स भी इसी का पार्ट होता है, वेव अलग होता है, 11th में पढ़ना है जो हमें, वेव और ऑसिलेशन 2 चैप्टर हैं, वो भी मैकेनिक्स के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा और फिर उसके बाद सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीजें आएंगी, मैग्नेटिज्म आएगा, ये नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स आपने 10th में भी पढ़ी है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेनास होंगे वो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और ऑप्टिक्स पढ़ा है आपने, ये भी नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। फिर आएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्यों लिखा, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे हमारे। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, एटॉमिक फिजिक्स होगी, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, डुअल नेचर, ठीक है, ये डुअल नेचर ऑफ मटेरियल ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये एक चैप्टर है। तो ये इतने सारे पार्ट्स आपके हैं। अब एक और चीज रह जाती है, एक और मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं उसको, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एक अलग अलग ब्रांचेस ही हैं। एक और इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ये सबसे अलग चीज है क्वांटम फिजिक्स। ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी ने ये कह दिया, इसको ये कहता है कि हमको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई, ठीक है, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं है। हम लोग कुछ पढ़ते हैं, उसके रिजल्ट कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा अलग है क्वांटम फिजिक्स, इसके बारे में बहुत हाई स्टडी में जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स और फिजिक्स का स्कोप। मैंने बताया कि स्कोप क्या है आपका फिजिक्स का। अब बात करते हैं फिजिक्स में 2 चीजें होती है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलता है, 2 चीजें। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। मैं वीडियो तो भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, बट आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आसान हो जाएगा इसको करना, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ये चैप्टर्स हैं जो आपको 11th में पढ़ने हैं। इसके आगे भी मैंने ओरली बता दिया है आपको कौन कौन से हैं, बाकी आपको एनसीईआरटी बुक जब ओपन करोगे तो सारे चैप्टर दिखेंगे। टोटल 15 चैप्टर हैं, 14 12th में है, इसमें 15 है। और एक बात और बता दूं कि 11th का सिलेबस 12th के सिलेबस से ज्यादा लेंदी है, 12th का सिलेबस थोड़ा कम लेंदी है। और जो पहला पेपर आपका होगा वो एमसीक्यू असेसमेंट रीजन टाइप का होगा, सीबीएसई से पेपर आएगा, ओएमआर शीट्स आएंगी, उसमें आप फिलअप करोगे और सेम डे जैसे ही आप पेपर कंप्लीट करोगे उसको अपलोड करना होगा, ठीक है, सीबीएसई के पास, और सीबीएसई फिर उसका इवैल्यूएशन करके उसके मार्क्स भेजेगी स्कूल, ठीक है। तो जो भी छोटी छोटी बातें बताते चलते हैं, अगर हम नहीं लिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, हाँ वो हमने ओरली बताया, तो आप चाहो तो उसको खुद से नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं फिजिक्स के लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम समझेंगे आज। फिर हम कल क्या समझेंगे, कल हम समझेंगे कि फिजिक्स बाकी सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करता है और फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं,
ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस ये 2 टॉपिक अभी हम और कवर करेंगे क्योंकि इनको अच्छे से समझना जरूरी है। तो मैं इरेज कर देता हूं। दो बेसिक क्वेश्चन कह सकते हो, क्वेश्चन का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि ठीक है, 2 बेसिक क्वेश्चन। पहला है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्टिज्म। रिडक्शनिज्म, रिडक्शन का है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफाई करना, अभी भी इस पे काम चल रहा है, ठीक है, इस पे यूनिफाइड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी की डिस्कवरी, ऐसी थ्योरी की रिसर्च चल रही है जिससे हम लोग सारे लॉस को डिफाइन कर, मतलब एक ही लॉ हो, एक ही थ्योरी हो जिससे हम सारे के सारे लॉस को डिफाइन कर सके। अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है कि एक पर्टिकुलर बड़ी ऐसी है जिससे हम लोग क्वांटम फिजिक्स को भी डिफाइन कर सकें, मैकेनिकल फिजिक्स को भी डिफाइन कर सकें, थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकें और सारी थ्योरीज को डिफाइन कर सकें। तो ऐसी जो चीज है उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। है यूनिफिकेशन कुछ चीजों में है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो सेम हमारे और आपके बीच में भी वही फॉलो होते हैं, और स्पेस में अगर कोई बड़ा एक मून है, कोई प्लेनेट है, तो उनके बीच में भी सेम लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक थ्योरी जो है वो दूसरी चीज को भी, कई सारी चीजों को मल्टीप्लिकेशन चीजों को वो डिफाइन कर सके, वेरियस चीजों को डिफाइन कर सके। तो इस चीज को बोलते हैं यूनिफिकेशन। मैंने एक एग्जांपल भी बताया आपको कि कैसे जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में भी वही लगेगा और जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं उनके बीच में भी वही लगेगा। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। फिर आता है रिडक्टिज्म, ठीक है। रिडक्टिज्म क्या है? रिडक्शन जो है उसका मतलब होता है कि कम करना। जैसे टेम्परेचर, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, मतलब अर्थ को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, बाकी लोगों को अफेक्ट करते हैं, ये बड़ी चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको जब डिस्क्राइब करते हैं तो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को लेके डिस्क्राइब करते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल और पार्टिकल जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज से टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। तो वो क्या किया, रिड्यूस किया हमने माइक्रोस्कोपिक चीजों को मैक्रोस्कोपिक MACRO, माइक्रो MICRO, माइक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक चीजों को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक चीजों से, इसको बोलते हैं रिडक्टिज्म, ठीक है। तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो और कोई, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।